नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आप सभी के लिए जादुई दुनिया। जी हां, एक ऐसा जादू का पिटारा जहां से निकल कर आएगा आपके लिए एक जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक, जिसके माध्यम से आपके लिए एक एक करके जी के जीएस के बहुत सारे तथ्यों को याद करना हम आसान बनाने वाले हैं। और आज के सेशन में आपके लिए जो ट्रिक लेकर आए हैं, इससे आपको बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में मराठा साम्राज्य से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य यूं ही याद हो जाएंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको जबरदस्त ट्रिक की ओर। और ये रही जबरदस्त ट्रिक। देखिए दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठा छत्रपतियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए, जी हां, अक्सर ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि यहां से 4 ऑप्शन देकर आपसे इनके सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। आप देखिए कितनी आसान सी ट्रिक है मराठा छत्रपतियों से रिलेटेड। और आपको बता दूं कि मराठा राज्य को अंतिम हिंदू राज्य माना जाता है, जिसका संस्थापक शिवाजी को माना जाता है, जबकि अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को माना जाता है। वहीं पर दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू को माना जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है आसान सी ट्रिक। तो देखिए, सिंपल सी एक लाइन याद करनी है, शीश राज का तास राज। जी हां, शीश राज का तास राज। तो आप देखेंगे यहां शी से हो जाएगा शिवाजी, पहले छत्रपति थे। शाह से हो जाएगा संभाजी, दूसरे छत्रपति थे। राज से हो जाएगा राजा राम, तीसरे छत्रपति थे। ता से हो जाएगा ताराबाई, चौथी थी। उसके बाद सा से हो जाएगा साहू जी, और राज से हो जाएगा राजा राम द्वितीय। जी हां, तो इतने ही मराठा छत्रपति हुए। मराठा राजाओं को छत्रपति कहा जाता था। और आप देखेंगे कि मराठा राज्य में जो शिवाजी हैं, उन्होंने अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद का गठन किया था। इन 8 मंत्रियों की परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अष्टप्रधान कहा जाता था। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है, तो आप बताते हैं शिवाजी से है। अष्टप्रधान क्या होती थी? 8 मंत्रियों की परिषद होती थी। और अक्सर आप देखेंगे इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी अष्टप्रधान में शामिल नहीं था, या कौन सा पद अष्टप्रधान से संबंधित नहीं है। तो आइए आपको एक आसान सी ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं कि अष्टप्रधान में कौन कौन से पदाधिकारी थे और उनके क्या काम थे। तो देखिए, आपको सिंपल सी एक लाइन याद करनी है, पेशवा की अपनी सूची। जी हां, पेशवा की अपनी सूची। तो यहां आप देखेंगे पे से हो जाएगा पेशवा, स से हो जाएगा सर ए नौबत या सरनोबात, वा से हो जाएगा वाकिया नवीस, आ से हो जाएगा अमात्य या जिसे मंत्री भी कहते थे, प से हो जाएगा पंडित राव, ना से हो जाएगा न्यायाधीश, सु से हो जाएगा सुमंत जिसे दबीर भी कहा जाता था, और ची से हो जाएगा चिटनिस। जी हां, अक्सर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टप्रधान में शामिल नहीं था, या अष्टप्रधान में शामिल 8 मंत्रियों की परिषद में से निम्नलिखित में से कौन एक नहीं था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन इनके कामों से भी पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि पेशवा का जो पद था वो छत्रपति के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था। हालांकि आगे चलकर हम देखेंगे कि जब संगोला की संधि होती है 1750 में, है ना, तो उसके बाद पेशवा ही वास्तविक शासक बन जाते हैं, छत्रपतियों का महत्व खत्म हो जाता है। लेकिन जब, है ना, जब तक संगोला की संधि नहीं हुई रहती है, तब तक पेशवा के बाद, है ना, पेशवा जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता है छत्रपति के बाद। तो देखिए भैया, पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, सर ए नौबत या सरनोबात सेनापति को कहा जाता था, वाकया नवीस जो होता था ये संधि विग्रह, है ना, से संबंधित चीजों को देखता था, और आज के गृह मंत्री जैसी इसकी स्थिति थी। वहीं पर अमात्य जो है ये राजस्व से रिलेटेड चीजों को देखता था, जिसे मंत्री भी कहते थे। पंडित राव धार्मिक कार्यों को देखता था, न्यायाधीश नाम से ही समझ गए होंगे। सुमंत या दवीर विदेश मंत्री को कहा जाता था, जबकि चिटनिस जो है वो शाही पत्राचार या पत्राचार विभाग का अध्यक्ष होता था। जी हां दोस्तों, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और आसानी से आपको याद भी हुआ होगा। अभी रुकिएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है। आप देखेंगे कि ये जो अष्टप्रधान शब्द है, जी हां, अष्टप्रधान जो शब्द है ये 8 मंत्रियों की परिषद को तो दर्शाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा
पूछा जाता है कि अष्टप्रधान का सृजन किसने किया, तो शिवाजी ने किया, बात ठीक है। लेकिन मराठा काल में आप देखेंगे कि कुछ और भी नए पद बने जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक नया पद बनाया गया था प्रतिनिधि, है ना, किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो राजा राम ने। जी हां, जो तीसरे छत्रपति हुए शिवाजी और संभाजी के बाद, राजा राम द्वारा सृजित पद था प्रतिनिधि, और पेशवा से बड़ा पद माना जाता था ये। जी हां, ये पेशवा से बड़ा पद होता था, लेकिन केवल राजा राम के समय में। आगे चलकर आप देखेंगे एक नया पद और बनता है, सेना करते। जी हां, इस पद को साहू जी द्वारा सृजित किया गया था खेड़ा के युद्ध के बाद, और इस पद पर सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति की गई थी, जो आगे चलकर पहले शक्तिशाली पेशवा भी हुए। जी हां, और सेना करते का मतलब होता है सेना को संगठित करने वाला। जी हां, जबरदस्त जानकारी है दोस्तों। और अभी आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेष है, और वो जानकारी है अष्टदिग्गज। जी हां, जिस प्रकार से यहां पर आपने देखा अष्टप्रधान, वैसे ही एक शब्द है अष्टदिग्गज। जी हां दोस्तों, दोनों कंफ्यूज बहुत करता है। अष्टप्रधान 8 मंत्रियों की परिषद थी, शिवाजी ने बनाया था। अष्टदिग्गज क्या है? 8 तेलुगु कवियों का समूह। जी हां, 8 तेलुगु कवियों के समूह को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। और ये किसके शासनकाल में हुआ करते थे? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में हुआ करते थे। जी हां दोस्तों, कृष्णदेवराय जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने आमुक्तमाल्यद नाम की बुक लिखी, जिनके शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री भारत आए, जिनमें से एक डोमिंगोस पायस है और दूसरा एडवर्ड बारबोसा है। और कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और कृष्णदेवराय वही है जिनको भारतीय शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक करार दिया है बाबर ने अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में। जी हां दोस्तों, और इसके राजकवि कौन थे? तेनालीराम। जी हां, तेनालीराम के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। तेनालीराम 8 तेलुगु कवियों के समूह में से एक थे और अष्टदिग्गज में शामिल थे। और अष्टदिग्गजों की मौजूदगी की वजह से ही दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जी हां दोस्तों, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल। ठीक है दोस्तों, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। ठीक है, देखिए जहां तक गोल्डन एज का सवाल है तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन सुने होंगे, जैसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। गुप्त काल का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। मुगल काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? अकबर के शासनकाल को कहते हैं। मुगल काल का, पूरे मुगल काल का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। वहीं पर स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? वो भी शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब कि स्वर्ण काल से रिलेटेड भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सारे स्वर्ण काल वाले भी क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। और अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं आपके लिए मराठा साम्राज्य अब आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि इस ट्रिक के माध्यम से आपको मराठा छत्रपतियों का सीक्वेंस याद हो गया। ठीक है भैया, बहुत आसान सी ट्रिक है दोस्तों, है ना? एकदम दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं, उनको भी बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, और यहां से आपको, है ना, आपको याद हो गया अष्टप्रधान में कौन कौन था, साथ में इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रतिनिधि और सेना करते पद भी क्लियर हो गया, अष्टदिग्गज भी क्लियर हो गया। अब बारी है आपको, है ना, अब आपकी बारी है कि आपके लिए इतनी जबरदस्त जानकारी लेकर आए हैं। अब आपकी बारी है दोस्तों कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। और जैसे ही इस सेशन में मोर देन 1000, जी हां, 1000 वॉचिंग पूरे होते ही या 500 लाइक पूरे होते ही आपके लिए दूसरी जबरदस्त फिर से ट्रिक लेकर आऊंगा। और इसी प्रकार से जादुई दुनिया में आपके लिए एक एक करके शॉर्ट ट्रिक्स मिलते रहेंगे और आपके लिए जीके जीएस आसान होता रहेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको यह जादुई दुनिया कैसी लग रही है। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।